गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 10 की एक पोएम अ टाइगर इन द जू के बारे में पढ़ेंगे। दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग पोएम एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पोएम फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। सो लेट्स स्टार्ट बच्चों। दिस पोएम कॉन्ट्रास्ट अ टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन द नेचुरल हैबिटेट। ये पोएम इस पोएम में दो टाइगर है। देयर आर टू टाइगर्स इन दिस पोएम। अ टाइगर वन one who live in its natural habitat and one who live in the zoo. The poem moves from the zoo to the jungle and back again to the zoo. ये पोएम एक बार जंगल के जंगल के टाइगर के बारे में एक्सप्लेनेशन देती है, फिर से ये आपका जू के टाइगर के बारे में एक्सप्लेनेशन देती है। So read the poem silently once and say which stanza speak about the tiger in the zoo and which ones speak about the tiger in the jungle. तो चलिए स्टेंजा को पढ़िए और बताइए कि कौन सा स्टेंजा टाइगर के जू के बारे में एक्सप्लेनेशन दे रहा है और कौन सा ऐसा स्टेंजा है जो कि जंगल के टाइगर के बारे में एक्सप्लेनेशन देता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। ही स्टार्क्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। वैसे एनिमल्स के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? एनिमल्स के लिए हम एट यूज़ करते हैं, बट हियर इन द स्टार्टिंग स्टेंजा इन द फर्स्ट लाइन द पोएट ऑफ द पोएम एक्सप्लेनिंग हियर एंड यूज फॉर टाइगर ही एंड ही इज़ यूज फॉर पर्सन्स। यहाँ पर देखिए ही जो पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है और स्पेशली फॉर मेल, लेकिन यहाँ पर ही यूज़ किया गया है एक टाइगर के लिए। तो यहाँ पर देखिए टाइगर के लिए इट यूज़ होना चाहिए था, ही यूज़ किया गया। इसका मतलब है कि स्टार्टिंग ऑफ द लाइन में ही आपको पर्सोनिफाइड किया जा रहा है। पर्सोनिफाइड का मतलब है जैसे पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच आप इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ही यूज़ किया गया है एनिमल टाइगर के लिए। और तो इस लाइन में क्या है? पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन की डेफिनेशन क्या होती है बच्चों? अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच नॉन लिविंग थिंग्स आइडियाज इमोशंस सोज एज लिविंग थिंग्स एंड एज अ ह्यूमन बींग्स। और ही किसके लिए यूज़ किया जाता है? ह्यूमन बींग्स के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन यहाँ पर देखिए एज अ एनिमल यूज़ किया गया। तो इस लाइन में आपका फिगर ऑफ स्पीच होता है पर्सोनिफिकेशन। He stalks in his vivid stripes. Vivid stripe is the meaning of the lines which made on the body of tiger. टाइगर के बॉडी पर जो डिफरेंट टाइप की लाइंस बनी होती हैं उनको कहा जाता है विविड स्ट्राइप्स। एंड स्टार्क्स इज द मीनिंग ऑफ मूव साइलेंटली एंड क्वाइटली। मूव साइलेंटली एंड क्वाइटली इज द मीनिंग ऑफ स्टार्क्स। सो ही स्टार्क्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑन हिज केस। तो वो अपने ही पिंजरे में कुछ स्टेप चलता है। एंड मीन्स कैसे चलता है? साइलेंटली चलता है, क्वाइटली चलता है। और उसके बॉडी पर कैसी है? विविड डिफरेंट टाइप की जो स्ट्राइप्स बनी हुई हैं। आप जानते हैं कि टाइगर के उस पर बॉडी पर डिफरेंट टाइप की ब्राउन कलर की, रेड कलर की, वाइट कलर की जो स्ट्राइप्स या लाइंस बनी होती हैं, तो उन लाइंस को लिए वो अपने केज में बहुत बहुत ही साइलेंटली चलता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। पैड्स इज मीनिंग ऑफ पाज। पाज का मतलब होता है जो पंजा होता है टाइगर का, आप देखिए उसको पैड कहते हैं। पैड्स, पैड्स ऑफ वेलवेट। अब यहाँ पर देखिए वेलवेट से कंपेयर किया गया है उसके पैड्स को। तो पैड्स ऑफ वेलवेट एंड क्वाइट। अब देखिए इस लाइन में कंपैरिजन तो हो रहा है, पैड का वेलवेट से कंपैरिजन हुआ, लेकिन यहाँ पर कोई कंपैरिजन वर्ड नहीं दिया गया। वैसे स्पेशली जब कंपैरिजन के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं बच्चों? स्पेशली कंपैरिजन के लिए हम सिमली यूज़ करते हैं। बट सिमली कंटेन्स लाइक, एज, सच एज, सो एज, ऐसे ऐसे वर्ड आते हैं तो लाइन में हम समझ लेते हैं कि यहाँ पर सिमली है। लेकिन इस लाइन में ना तो लाइक है, ना एज है, ना सो एज है, ना सच एज है। लेकिन तब भी कंपेयर हो रहा है। राइटर ने यहाँ पे उसके पैड या उसके पास को किससे कंपेयर किया है? वेलवेट से कंपेयर किया है। तो यहाँ पर देखिए अ फिगर ऑफ स्पीच विच डजेंट हैव लाइक, एज, सो एज, सच एज, इट इज़ कॉल्ड मेटाफर, बिकॉज मेटाफर इट इज़ कॉल्ड द इम्प्लाइड सिमली। तो यहाँ पर इस लाइन में आप कह सकते हैं नो डाउट कि मेटाफर यूज़ किया गया है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेस। अब अपने वो वेलवेट से मीन्स अपने पास से वहाँ पर बहुत ही क्वाइटली चलता है, जो कि उसका पास क्या है, उसका पैड्स कैसे है? वेलवेट की तरह बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और वहाँ पर बहुत ही क्वाइटली चलता है, लेकिन बहुत ही गुस्से में है। चलिए इस फर्स्ट लाइन में हमने देखा कि ये यहाँ फर्स्ट स्टेंजा में टाइगर कहाँ पर है? इन द फर्स्ट स्टेंजा टाइगर इज इन हिज जू, मतलब अपने जू में है वो। समझ रहे हैं? आप देखिए सेकेंड स्टेंजा में मूव करते हैं बच्चों। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो।
अब लर्किंग इज द मीनिंग ऑफ हाइड, हाइड का मतलब छिपा होना। ही शुड बी लर्किंग, हियर द पोएट एक्सप्लेनिंग दैट द टाइगर शुड बी हाइड इन द शैडो स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। प्लम्प इज द मीनिंग ऑफ हेल्दी और द फैट, यू कैन राइट देयर द मीनिंग प्लम्प, हेल्दी और फैट। तो यहाँ पर पोएट क्या बोल रहा है, ही अगेन यूज़ किया, तो यहाँ पर फिर से पर्सोनिफिकेशन, तो ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, उसे कहाँ पर छुपे होना चाहिए, शैडो में। किसके शैडो में, लॉन्ग ग्रास की शैडो में। एंड स्लाइडिंग, स्लाइडिंग इज द मीनिंग ऑफ मूव क्वाइटली, धीरे धीरे चलते हुए बड़ी बड़ी घासों के शैडो में उसे छुपे होना चाहिए। एंड नियर द वाटर होल, होल इज द मीनिंग ऑफ पॉन्ड हियर, तालाब। और कहाँ पर छुपे होना चाहिए, कहाँ के लॉन्ग ग्रास के शैडो में उसे हाइड करना चाहिए, नियर द वाटर होल मीन्स नियर द वाटर पॉन्ड वेयर प्लम्प डियर पास, जहाँ पर मोटे ताजे या मोटे ताजे आपके डियर पास करते हैं, वहाँ पर उसे छुपे होना चाहिए। तो सो इन दिस पैराग्राफ टाइगर इज इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। अब नेचुरल हैबिटेट मीन्स हो गया जंगल। अब इस स्टेंजा में टाइगर कहाँ पर है बच्चों, इस स्टेंजा में टाइगर अभी आपका जंगल में है। So let's move in third stanza. He should be snarling around houses at the jungle says. Snarling is the meaning of roaring. You can write there roaring. He should be snarling around houses at the jungle says. जंगल के किनारे जितने भी घर हैं वहाँ पर उसे क्या करना चाहिए था, उसे दहाड़ते रहना चाहिए था। And bearing his white fangs. Fangs is the meaning of teeth. और उसे वहाँ पर अपने वाइट कलर के टीथ को शो करना चाहिए था। bearing is the meaning of showing, and his claws, claws is the meaning of jaw, jaw means हो गया जबड़ा। उसे वहाँ पर क्या करना चाहिए था, अपने वाइट कलर के टीथ को और अपने पंज मीन्स अपने क्लॉज को, क्लॉज मीन्स हो गया जबड़ा या जा भी लिख सकते हैं, JAWS। वहाँ पर अपने जबड़ों को, अपने वाइट कलर के टीथ को उसे शो करते हुए टेरराइजिंग द विलेज, ग्रामीणों को डराते रहना चाहिए था। लेकिन अभी वो कहाँ है वो, लेकिन अभी वो जंगल में नहीं है। यहाँ पे हियर इज द राइटर वांटेड टू, हियर इज द पोएट वांटेड टू से दैट द टाइगर शुड बी रोरिंग अराउंड द हाउसेज एट द जंगल सेज। उसे कहाँ होना चाहिए था, जंगल के किनारे जो घर बने हैं वहाँ पर दहाड़ते रहना चाहिए था। बट द टाइगर इज नॉट देयर, वहाँ जंगल में नहीं है वो। इन दिस स्टेंजा द टाइगर इज इन जू एंड बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स एंड हिज क्लॉज एंड टेरराइजिंग द विलेजर्स। तो यहाँ पर देखिए कहाँ होना चाहिए था, उसे जंगल में होना चाहिए था, उन घरों के पास होना चाहिए था जो कि जंगल के बिल्कुल एज में बने हुए हैं, और अपने वाइट कलर के फैंग से अपने टीथ को शो करते होना चाहिए था। अपने जाए अपने जबड़ों को, अपने जबड़ों के सहारे, अपने वाइट कलर के टीथ के सहारे विलेजर्स को डराते रहना चाहिए था। तो देखिए इन दिस स्टेंजा द टाइगर इज इन द जू। So move in the fourth stanza, but he is locked in a concrete cell. Concrete cell is the meaning of the building which made with the help of concrete and cement. लेकिन अभी वो कहाँ है, वो कंक्रीट से बना हुआ एक घर में है। concrete cell is the meaning of, you can write there the zoo, जू लिख सकते हैं आप। तो इसमें कहाँ पर लॉक है वो, बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, लेकिन वो एक जू में लॉक है। एंड हीज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, बार्स इज द मीनिंग ऑफ द रॉड मेड विद द हेल्प ऑफ आयरन, एक ऐसा रॉड जो कि आयरन से बना होता है उसको बार कहा जाता। तो हीज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसकी शक्ति, उसकी जो स्ट्रेंथ है, जो पावर है टाइगर की, वो कहाँ पर बंद है, वो उन पिंजरों के पीछे बंद है। एंड स्टाल्किंग द स्ट्रेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर्स। स्टाल्किंग इज मीनिंग ऑफ वॉक साइलेंटली एंड क्वाइटली, और वहाँ पर वो उस केज की लेंथ में, जितना बड़ा उसका केज है, पिंजरा है, उसी की लेंथ में वो इधर उधर क्वाइटली मूव कर रहा है। एंड इग्नोरिंग विजिटर्स, और विजिटर्स जितने भी उसको देख रहे हैं उनको वो इग्नोर कर रहा है। इग्नोरिंग इज द मीनिंग ऑफ अवॉइडिंग, अवॉइड कर रहा है। इन दिस स्टेंजा द टाइगर इज इन द जू, अभी भी वो जू में है। सो मूव इन द लास्ट स्टेंजा, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, रात में टाइगर एक अंतिम आवाज़ सुनता है। द पेट्रोलिंग कार्स, पेट्रोलिंग कार्स इज द मीनिंग ऑफ द कार ऑफ पुलिस, पुलिस के कार की आवाज़ सुनता है। अब देखिए पुलिस की कार की आवाज़ तो जू में आएगी नहीं, जू के अंदर तो कार चलेगी नहीं। द स्टार्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज, और वो अपनी ब्रिलियंट आइज से, चमकीली आँखों से चमकीले तारों को देखता है। स्टेयर्स इज द मीनिंग ऑफ गेज,
GAZE, गेज इज द मीनिंग ऑफ लुकिंग एनीथिंग वेरी केयरफुली, किसी भी चीज़ को बड़े ध्यान से देखना। तो अब वहाँ से क्या देखता है वो, एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, अपनी चमकीली आंखों से चमकीले तारों को देखता है और बड़े ध्यान से उसे घूरता रहता है। तो भाई जू में तो स्टार्स दिखाई नहीं देंगे, समझ रहे हैं। तो सो इन दिस स्टेंजा द टाइगर इज इन इट्स नेचुरल हैबिटेट, अभी वो जंगल में है इस स्टेंजा में। सो यही है पोइट्री बच्चों, एंड वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द राइमिंग स्कीम। राइमिंग स्कीम हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर हम इसको आप ए नाम दे देंगे, इसको हम देखिए इस टाइप्स को ए नाम दे देते हैं। अगर इसको ए नाम दे देंगे तो केस को हम बी नाम दे देंगे, और केस को जब बी नाम दे देंगे, अब देखिए इस टाइप से रिलेटेड कोई ऐसा प्रोनाउंसिएशन जिससे लास्ट में इस टाइप्स निकल रहा है, देखिए इस टाइप से रिलेटेड कुछ भी नहीं है। अब देखिए केज से रिलेटेड आपका क्या है, यहाँ पे केज से रिलेटेड रेज है, तो इसको बी नाम दे देंगे, और इसको हम देखिए क्वाइट को सी नाम दे देंगे। तो इस स्टेंजा का जो राइमिंग स्कीम है वो क्या बनेगी, इसको ए दिए इस टाइप्स को, और केज और रेज को बी दिए, तो ए बी सी बी। इसकी राइमिंग स्कीम क्या बनी, ए बी एंड सी बी। ए बी सी बी इज द राइमिंग स्कीम ऑफ दिस पोएट्री। ओके, ए बी सी बी इज द राइमिंग स्कीम ऑफ दिस पोएट्री। सो हर आपके जितने भी स्टेंजा है सब में आपको ए बी सी बी ही राइमिंग स्कीम मिलेगी। अगर शैडो को ए नाम दे दीजिए, ग्रास को, अब देखिए शैडो से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, ग्रास को बी नाम दे दीजिए, तो होल को सी नाम देंगे। अब देखिए ग्रास को बी दिया ना, सॉरी होल को देखिए शैडो को ए देंगे, ग्रास को बी देंगे। अब देखिए ग्रास से रिलेटेड पास है तो पास को भी बी देंगे और होल को सी दे देंगे। देखिए ए बी सी बी सब में वही आएगा, ए बी सी बी। एंड फाइंड आउट द फिगर्स ऑफ स्पीच गिवन हियर। ही स्टार्क्स इन हिज विविड स्ट्राइप, तो मैंने पहले ही आपको बताया था कि ही यूज़ किया गया, वैसे एनिमल्स के लिए इट यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन पहले ही हो गया। थर्ड लाइन में मैंने बताया था यहाँ पर पैट्स को वेलवेट से कंपेयर किया गया है। तो यहाँ पर जब कोई भी चीज़ कंपेयर की जाती है लेकिन उसमें कंपेरिजन वर्ड जैसे लाइक है, सो है, सच एज नहीं यूज होते हैं, तो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया वहाँ पर क्या होता है, मेटाफर यूज़ किया जाता है। अब इसमें देखिए आप आ जाइए, देखिए आई बार बार इसमें रिपीट हो रहा है, आई नहीं, आई भी रिपीट हो रहा है और एस सबसे ज़्यादा रिपीट है। देखिए स्टार्क्स में यस है, हिज में यस है और स्टाइप्स में भी यस है, तो 4 टाइम्स यस रिपीट हो रहा है, और आई भी में भी 4 टाइम्स ही रिपीट हो रहा है। तो द रेपिटेशन ऑफ द कॉन्सोनेंट इट इज़ नोन एज, कॉन्सोनेंट जब रिपीट होता है तो क्या कहते हैं उस फिगर ऑफ स्पीच को बच्चों, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंस कहते हैं। और जब आपका उसमें वोवेल रिपीट होता है बार बार तो उसको क्या कहते हैं, उसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच आता है, एसोनेंस आता है। तो देखिए फर्स्ट लाइन में आपका एसोनेंस भी है और कॉन्सोनेंस भी है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केस यहाँ पर हो गया, देखिए पैट्स ऑफ वेलवेट यहाँ पे मेटाफर हो गया है। यहाँ देखिए इन हिज क्वाइट रेज बार बार आई रिपीट हो रहा है तो इसमें एसोनेंस आ जाता है। एंड ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास, इसमें देख लीजिएगा, फाइंड आउट कर लीजिएगा। और फर्स्ट ऑफ ऑल आप फर्स्ट स्टेंजा में आइए तो सेकेंड लाइन में देखिए, when the comma, inverted comma, full stop and any sign of any sentence is not used and the line is started from new line, in that condition we can say the figure of speech is used enjayment। तो यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हम बोल सकते हैं, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया जा रहा है, एंजॉयमेंट। देखिए इस टाइप के बाद ना तो कोई कॉमा है, ना कोई फुल स्टॉप है, ना तो कोई सेंटेंस का यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है या तो साइन ऑफ एक्सक्लामेशन, कुछ भी यहाँ पे यूज़ नहीं किया गया। और इस टाइप से आपकी न्यू लाइन स्टार्ट हो जाती है, द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। तो यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच आ जाता है बच्चों, एंजॉयमेंट, जिसको आप कहते हैं कि एक लाइन के लास्ट में कोई भी अगर साइन ना यूज़ किया गया, कुछ भी ना यूज़ किया गया हो और लाइन जो है नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो जाती है तो वहाँ पर हम फिगर ऑफ स्पीच बोलते हैं एंजॉयमेंट यूज़ किया गया। तो देखिए इसमें एंजॉयमेंट भी है। और फर्स्ट वाले लाइन में आप देख लीजिए कि इस फर्स्ट वाली लाइन में आपका एसोनेंस भी है, कॉन्सोनेंस भी है और उसमें आपका पर्सोनिफिकेशन भी है। और थर्ड लाइन में आपका मेटाफर आ गया है। फोर्थ लाइन में फिर से आपका एसोनेंस यूज़ कर दिया गया है। तो अब आते हैं हम लोग सेकेंड स्टेंजा में मूव करते हैं बच्चों। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, यहाँ पर देखिए कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा तो आ गया, तो यहाँ पे एंजॉयमेंट वाली पॉसिबिलिटी तो फिनिश हो जाती है। एंड स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास, इसमें देखिए स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास, इसमें भी कुछ नहीं आएगा। ओ तो 2 टाइम्स आ रहा है लेकिन एस भी 3 टाइम्स आ रहा है। एंड नियर द वाटर होल,
नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास, नियर द वाटर होल प्लम्प डियर पास, इसमें कोई फिगर ऑफ स्पीच नहीं आ रहा। एंड ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड द हाउसेज एट द जंगल सेज, देखिए इसमें भी कोई इंजाइमेंट यूज़ नहीं किया जा रहा है, समझ रहे हैं। मेन फिगर ऑफ स्पीच इन दीज स्टेंजा metaphor, enjayment, assonance and consonance. This is the poem and it is very important poem for board examination. So बच्चों नेक्स्ट पोइट्री के साथ फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।